हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग। जगह जहाँ पे आपको सू किया जाए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पर्पस समझ जाओगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं तो सारी चीज़ें आने वाली आसान हो जाएंगी। प्लेस ऑफ सुइंग जो कि आता है सेक्शन नंबर 9 से लेके 14 में, ठीक है, कि कौन कौन से केसेस हो जाते हैं, ये आता है 9 से लेके 14 में। 15 से लेकर के 20 में आ जाता है वेन्यू फॉर ट्रायल, कि कहाँ पे ट्रायल होगा। समझ में आ रहा है आपको एक प्रोसीजर कि केसेस आप पहले क्या होता है, पहले एक इंसान आता है, फिर वो अपने लिए क्या बनाता है, घर बनाता है। वैसे ही पहले क्या आया, इधर केस आया और उसने क्या किया, अपने लिए एक कोर्ट देखा कि कहाँ पे किस जगह पे उस केस को डाला जा सके। ये सब जो चीज़ें हैं बेसिक प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को पता होनी चाहिए। अब देखो जनरल रूल क्या बताता है। देखो जनरल रूल सेक्शन नंबर 15 में ही इसके बारे में डिस्कस किया गया है। प्रिंसिपल ये है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। सीढ़ी चढ़ते हो आप, सबसे पहली सीढ़ी चढ़ते हो, हर चीज़ अगर सीढ़ी के अकॉर्डिंग सीढ़ी वाले प्रिंसिपल से की जाए तो सही होती है। वैसे ही कोई भी केस होता है उसको लोएस्ट ग्रेड में डालना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट हो। मान लो दो तरह की सीढ़ी होती है, ये वाली सीढ़ी होती है, एक नसेनी होती है। मान लो आपको चढ़नी नहीं आती हो, गांव में होती है, अगर आपको चढ़नी नहीं आती है तो आप चढ़ नहीं पाओगे, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, ऐसे समझ लो। जो कॉम्पिटेंट है लोएस्ट ग्रेड का वो करना चाहिए। इट रिफर्स टू पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अब लोएस्ट ग्रेड से सीढ़ी चढ़ने को क्या बोलते हैं, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। पैसों के हिसाब से आता है ये कि कितने कम पैसे हैं, कि मान लो एक कोर्ट 10,000 कर सकता है, एक कोर्ट 1 लाख कर सकता है, ऐसे हिसाब से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो कि तारा देवी वर्सेस ठाकुर राधा कृष्णा है, इसमें हेल्ड किया प्लेंटिफ हैज आर्बिट्रेरली वैल्यूड हिज प्लेंट, देन द कोर्ट कैन एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द वैल्यूएशन। आपने अपनी प्लेंट को आर्बिट्रेरली कितना भी वैल्यू कर दिया, आप चाह रहे हो कि मेरा जो केस है वो बड़े कोर्ट में देखा जाए, तो आपने उसको आर्बिट्रेरली वैल्यू कर लिया, ज़्यादा वैल्यू कर दिया, तो कोर्ट जो है उसको बोलेगा अपनी औकात पे आओ। सिंपल केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। अ डिक्री पास बाय अ कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड इज अ मेयर इरेगुलरिटी कवर्ड बाय सेक्शन 99 एंड इट इज नॉट अ नलिटी। अब देखो सीढ़ी, आपने ये सीढ़ी वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, वैसे ही यहाँ पे एक सीढ़ी बना लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी टांगे लंबी, आप ये वाली सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ एक इरेगुलरिटी है, ठीक है, और नलिटी नहीं है। आप ये सीढ़ी चढ़ रहे हो, उसको नलीफाई कोई नहीं कर सकता कि आप चढ़े नहीं हो, चढ़े तो हो पर इरेगुलरली चढ़े हो, इरेगुलरिटी बोला गया है। समझ में आया कि अगर बड़े कोर्ट ने अगर कोई ऐसी डिग्री पास कर दी है जो छोटे कोर्ट का जुरिसडिक्शन था, तो वो सिर्फ एक इरेगुलरिटी है। अब इरेगुलरिटी क्यों है, इरेगुलरिटी प्रिंसिपल वहीं लगता है जहाँ पे कोर्ट अपना दिमाग यूज कर रहा है, ठीक है। अब जो कोर्ट है वो तो कॉम्पिटेंट है ना, इसीलिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। हमने अभी किस बारे में बात की, पेक्यूनरी। अब हम किसके बारे में बात करें, टेरिटोरियल। फॉर द पर्पज ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अ कोर्ट सूट में बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के लिए सूट कुछ क्लासेस में डिवाइड होगा। अब आपको पता चल गया 15 में किस बारे में बात हो रही है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अब इसमें किस बारे में बात हो रही है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो 4 चीज़ें होती हैं वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दीवार हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी, गेंद बना लो मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सूट्स फॉर कन्फर्सेशन फॉर रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग किया आपने किसी के साथ, और अदर सूट्स, ठीक है, मिसलेनियस वाला पॉइंट दे दो। अब सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज़ हिलाई ना जा सके। इसमें कितने सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 16, 17, 18, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, पहले हम ये वाला कर लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। सेक्शन 16 मेंशन करता है फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सूट, कौन कौन से होते हैं वो। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी एनी अदर राइट और इंटरेस्ट कोई भी अराइज होती हैं, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग आता है, और रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, जो कि उससे डिस्ट्रेंट या अटैच्ड है। ये सब चीज़ें कहाँ हो सकती हैं, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। अगर कोई भी ऐसा सूट होता है वो कहाँ होगा, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। ये तो हो गया उससे रिलेटेड चीज़ें, पर हम इसमें पढ़ना क्या चाहते हैं कि कहाँ होगा सूट, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। जनरल रूल हो गया ये इस चीज़ का।
अब आगे क्या आता है, बट प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 16, इसमें क्या इशू आता है, सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी or compensation for wrong done to such property held by or on behalf of defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal diligence, be instituted in the court within whose jurisdiction. अब देखो, ये मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ लिया, बोरिंग लगा होगा आपको, बट इसमें एक ही इतनी सी चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या करना है, एक ऐसी रिलीफ चाहिए जो कि तभी हो सकती है जहाँ पे पर्सनल डिलीजेंस हो, किसका, ऑब्टेन थ्रू हिज पर्सनल डिलीजेंस, डिफेंडेंट का पर्सनल डिलीजेंस, तो कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, डिपेंड्स ऑन डिफेंडेंट, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, डिफेंडेंट पे। मान लो आपको डिफेंडेंट से कुछ चाहिए तो कहाँ पे इंस्टीट्यूट करोगे आप, जहाँ पे डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता हो बिजनेस। मान लो मेरा कोर्ट है, मैं लखनऊ में प्रोसीड करती हूँ, ठीक है, और मैं डिफेंडेंट हूँ। अब वहाँ के जज को मेरे से पैसा निकलवाना है तो आप वहाँ के जज के पास करो, क्योंकि उनके पास ये है, ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो मेरे से मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा ले सकें, ठीक है। समझ में आ गया ये, इट इज सप्लीमेंट्री टू सेक्शन नंबर 16। अब ये क्या है, प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 16 किस पे बेस्ड है, ऑन द मैक्सिम इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल ओबीडियंस मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद स्पेशल रेफरेंस टू द फैक्ट दैट ओबीडियंस मस्ट बी एज द डिफेंडेंट कुड रेंडर विदाउट गोइंग बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। समझ में आ गया ये सिंपल सी चीज़, इतना कुछ नहीं है। आपको सेक्शन नंबर 16 और इसका प्रोविजो समझना था कि जनरली क्या होता है, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और अगर आपको पर्सनल डिलीजेंस से करना है तो जहाँ डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन नंबर 17 आ जाता है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब देखो, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये एक बना हुआ है, या फिर यहाँ मतलब है जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब ये 4 बने, यानी कि ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिफरेंट कोर्ट्स। अब अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स में सिचुएटेड होती है तो उनमें से किसी में भी, यानी कि ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो उसमें, समझ में आ गया, उनमें से किसी में भी। मान लो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव की कोई प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इनमें से किसी में भी, ठीक है, आप सूट कर सकते हो। इन शिव नारायण वर्सेस मानिकलाल केस जरूरी नहीं याद करना, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सूट इन रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट, ठीक है, उनके लोकल लिमिट्स में। अब आता है सेक्शन नंबर 16 जो कि अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, यही वाला आ जाओ। इसमें मैंने 1 बनाया, इसमें मैंने 4 बनाया, और इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, यानी कि अनसर्टेनिटी है लोकल ज्यूरिसडिक्शन से। तो एनी ऑफ दोज कन्फ्यूज कोर्ट्स, जहाँ के लिए आप कन्फ्यूज हो, मान लो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए आप कन्फ्यूज हो, तो इनमें से किसी में भी कर लो, जज साहब हम तो कन्फ्यूज थे। अब इफ सेटिस्फाइड ऑफ सच एलिज्ड अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट एंड प्रोसीड टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ सच सूट। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये सच में कन्फ्यूज है, अनसर्टेन है, तो रिकॉर्ड करेंगे उनके स्टेटमेंट कि हाँ ये कन्फ्यूज है, और प्रोसीड करेंगे टू डिस्पोज ऑफ सच सूट। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। वापस से चलते हैं हम अपने डायग्राम पे, हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सूट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इस गेंद के पास, ठीक है, सेक्शन नंबर 19, सिर्फ एक आता है सेक्शन 19। अब इसमें क्या लगता है, मोबिलिया सेक्वेंचर पर्सोनम, यानी कि मूवेबल फॉलो द पर्सन, पर्सन जहाँ जा रहा है वहाँ मूवेबल जाएगा। अब एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, अब ये किस पे डिपेंड करता है, एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, यहाँ पे मतलब जहाँ पे प्लेंटिफ जाना चाहे, यानी कि जहाँ पे रॉन्ग कमिट किया है, इट फॉलोज द पर्सन। आपकी ज़मीन जायदाद जहाँ पे भी हो, अगर जहाँ आपने रॉन्ग कमिट किया है वहाँ पे, वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है। मान लो यहाँ पे रॉन्ग कमिट हुआ है, या फिर यहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, तो इन दोनों में कहीं भी हो सकता है। अब प्लेंटिफ करना चाहे तो नहीं, ये इसमें नहीं आता, ये आगे आता है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग, किस चीज़ के लिए, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग। अब इसमें जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, वो भी सेक्शन नंबर 19 ही है, ये मत सोचना कि अलग सेक्शन है। कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग, ऊपर हो गया मूवेबल, अब मान लो पैसा भी मूवेबल है तो कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग। अब इसमें भी क्या है, जहाँ पे वो रॉन्ग कमिटेड है, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, बिजनेस कैरी करता है, पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये तीनों चीज़ें लिखना है। ये 1 हो गया रिसाइड्स, 2 हो गया बिजनेस, तीसरा हो गया गेन। अब इसके बाद आता है फॉर अदर सूट्स, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑल द केसेस नॉट कवर्ड बाई एनी ऑफ सेक्शन नंबर 16 से लेकर के 19, 16, 17, 18 हमने पढ़ा, और 19 हमने 2 पढ़े, ये समझ में आ गया। तो इनमें से कहीं भी कवर नहीं है, तो क्या है, ऑल ऑफ सच सूट में बी फाइल्ड एट द प्लेंटिफ्स ऑप्शन।
अब देखो भैया, आपने अपना कुछ बनाया नहीं है तो प्लेंटिफ अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि इस पे पावर किसके पास है? प्लेंटिफ के पास है। तो समझ में आ गया होगा प्लेंटिफ अपने हिसाब से करेगा कि अब वो हिसाब क्या है? वेयर कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेस, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज हो रहा है। नेक्स्ट है वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहाँ पे डिफेंडेंट क्या करता है? वर्क करता है गेन के लिए। नेक्स्ट है वेयर देयर आर 2 और मोर डिफेंडेंट्स, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से कोई क्या कर रहा है? रिसाइड करता है या कैरी ऑन बिजनेस करता है। तो इसमें क्या होगा? इन सच केस इधर द लीव ऑफ द कोर्ट इज ऑब्टेन, कोर्ट की लीव ऑब्टेन की जाती है, या फिर डिफेंडेंट जो उस जगह पे रिसाइड नहीं करता है, पर्सनली वर्क नहीं करता है, who do not reside carry business personally work for gain at that place acquiescence in such institution of court, यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है? लीव ऑफ द कोर्ट ली जाए या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। अब समझ में आ गया? जनरल बात हमने इससे एक चीज़ समझी है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वो जगह बहुत ज़रूरी है। 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं तो लीव ऑफ द कोर्ट। अब समझ में आ गया? या फिर कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन नंबर 20 में आता है कॉज ऑफ एक्शन। अब रिसाइड का कैसे देखेंगे हम? जहाँ पे वो एक्चुअली और वॉलंटरली रिसाइड करता हो, ऐसे देखेंगे। अब सेक्शन नंबर 20 का पर्पस क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लाडलू लाल जैन, लाडले जी जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से देखा गया है। इट इज़ डिजाइन टू इंश्योर दैट द डिफेंडेंट शुड नॉट बी पुट टू ट्रबल एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको पर्पस समझ में आए तो अच्छा रहेगा। पर्पस क्या है? प्लेंटिफ अपने हिसाब से सूट डाल रहा है, ये हमें पता है, तो जिसके अगेंस्ट डाल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस पूरे टॉपिक का पर्पस यही है कि डिफेंडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप वो आराम से कंप्लाई कर सकते हो। सेक्शन नंबर 16 से लेकर के 20 में आता है ये। अब इसके आगे बात होती है कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस नव भारत एंटरप्राइजेज में है। कॉज ऑफ एक्शन कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ फैक्ट्स which gives the cause in the court enforce the legal process for redressal. It is bundle of material facts which the plaintiff must prove in order to succeed. ठीक है, इसमें क्या है? प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा बंडल ऑफ फैक्ट्स, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, कि ये कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल सर्कमस्टांसेस, वो एक ही जगह से घूम रहे हो तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ है? यहाँ पे है। अब इसके बाद है 2 और मोर डिफेंडेंट्स। इसमें हमने ये पढ़ाई था लीव ऑफ द कोर्ट हो या फिर हु डू नॉट रिसाइड वर्क फॉर गेन एक्विसेंस इन सच इंस्टीट्यूशन, हमने ये पढ़ ही लिया है। ये समझ में आ गया हमें? हमने कितना कर लिया? सेक्शन नंबर 16 से लेकर के 21 तक, 15 भी हमने किया है, 20 तक। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 21। अब हमने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, मान लो किसी डिफेंडेंट को अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्शन करेगा। 21 साल हमारी एज होती है जनरली ऑब्जेक्शन करने वाली, है ना, वैसे याद रख लेना, ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन। कंडीशन क्या है इसकी? सिर्फ एक कंडीशन है, फेलियर ऑफ जस्टिस होनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्शन करोगे आप ज्यूरिसडिक्शन का, क्योंकि एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो गया है उसे रहने दो ना, ठीक है। ऑब्जेक्शन अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट इन ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस विशांत दयाल राजपूत, इसमें क्या हेल्ड किया कि पॉलिसी अंडरलाइंग सेक्शन 21 इज दैट व्हेन द केस हैज बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑन मेरिट्स एंड द जजमेंट हैज बीन रेंडर्ड, कि कोर्ट ने ट्राई कर लिया है, मेरिट्स पे ट्राई किया है, जजमेंट रेंडर हो गया है, तो क्या होगा? रिवर्स नहीं करोगे टेक्निकल ग्राउंड्स पे, टेक्निकल ग्राउंड्स बेकार है, ठीक है। तो क्या है? टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप इसको हटाओगे नहीं। अब इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। देखो, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है उसको हटाया क्यों नहीं गया है? क्योंकि वो रूट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन पे नहीं जाता, मतलब रूट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन पे नहीं जाता है। जज को अपने दिमाग लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पैसा कम ज़्यादा ठीक है यार, होगा कम ज़्यादा, हम लॉ देख रहे हैं ना, लॉ सही लग रहा है, जगह इधर उधर कोई नहीं, लॉ देख रहे हैं, लॉ सही लग रहा है। अब मान लो कोई ऐसा है कि किसी ने साउथ इंडिया पे किया है, नॉर्थ इंडिया पे है, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, फेलियर ऑफ जस्टिस है, तो आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब इसमें आता है सेक्शन नंबर 21 क्लॉज 1 एंड 21 क्लॉज 2, ठीक है। इसमें क्या है? इट प्रोवाइड्स दैट नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एपलेट और रिविजनल कोर्ट। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा प्लेस और सुइंग और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड
एपेलेट या फिर रिविजनल कोर्ट में, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में लेना होगा, या फिर क्या है फेलियर ऑफ जस्टिस हो। ठीक है, ये दोनों इनमें से कोई एक एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्शन एज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, अब हमने ऊपर कर लिया ऑब्जेक्शन एज टू ज्यूरिसडिक्शन, प्लेस ऑफ सुइंग या फिर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्शन एज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अब देखो केस हो गया डिसाइडेड, सब कुछ है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड भी कोई ऑब्जेक्ट कर देगा, तो उसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट नो ऑब्जेक्शन एज टू द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन कोर्ट शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट रिविजनल कोर्ट, कोई भी अपीलेट रिविजनल कोर्ट से अलाउड नहीं होगा अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, या फिर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, या फिर अनलेस देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। यानी कि आपको अगर सेक्शन नंबर 21 ऊपर से देखा जाए तो क्या होगा, फेलियर ऑफ जस्टिस, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट इंस्टेंस में उसी कोर्ट में लेना चाहिए, समझ में आया, फर्स्ट इंस्टेंस में उसी कोर्ट में लेना चाहिए। तो इतना हो गया आपका, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। 21 क्लॉज ए में आता है बार, यानी कि उस चीज को रोक देना। क्या है, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री, डिक्री को सेट असाइड करने के लिए उस सूट पे बार है। ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, ऑब्जेक्शन क्या है, प्लेस ऑफ सुइंग, प्लस इसमें क्या आ जाता है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है। तो अब जो इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि बार है ऐसे सूट पे जो कि सेट असाइड करे डिक्री, किस लॉजिक पे, क्या अरे प्लेस ऑफ सुइंग गलत थी, यानी कि टेरिटोरियल। दूसरा क्या है, बार तब भी है अगर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, यानी कि टेरिटोरियल और मनी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि पर्पस क्या है उसका, इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। वही इसमें मैंने बात की है कि बार किसमें, बार ऐसे सूट्स पे है जो टेरिटोरियल प्लस पेक्यूनियरी वाले को बोले कि हाँ ऐसे सूट जो कि बार करें ऐसे ज्यूरिसडिक्शन को, उन सूट्स पे ही बार है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ डू कॉमेंट। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो तब तक के लिए चलते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और हमेशा एक वीडियो को देखने से पहले ये ज़रूर समझा करो कि आप वो पढ़ क्यों रहे हो, आराम से चीज़ें मक्खन की तरह समझ में आएंगी। तब तक के लिए चलते हैं, प्लीज़ डू लाइक